Underwriting of shares and debentures. Underwriting of shares and debentures. ठीक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का अंडरराइटिंग अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आज इसको हम काफी कुछ कवर कर लेते हैं, इसको ट्रैक कर लिया है। ठीक है, और फिर उधर हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक ही चैप्टर बचा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में मैं डाउन ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर एक ही चैप्टर बचेगा प्रोबेबिलिटी, है ना। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, बेसिकली अंडरराइटिंग होता क्या है? आज जब कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी जब शेयर एंड डिबेंचर इशू करेगी तो उसके सामने एक रिस्क होती है, राइट। रिस्क किस बात की? रिस्क किस बात की? रिस्क ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की रिस्क होती है। हाँ यार, मतलब पब्लिक इन शेयर्स को, इन डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करेगी या नहीं। जैसा शेयर्स के केस में तो हम बोलते हैं कि लाइक कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो मिल जाना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, लाइक जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए, 30,000 शेयर इशू किए तो 30,000 का 90% कितना हो गया? 27,000। मतलब 27,000 शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशन आ जाएगी ही, अदरवाइज कंपनी चालू होने से पहले ही क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, राइट। आपको पूरा का पूरा पैसा किसको लौटाना पड़ता है? पब्लिक को वापस रिफंड करना पड़ता है। हालांकि डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज जब हम मान लो फॉर एग्जांपल हम 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 30,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, उसमें पैसे की हमें जरूरत होगी, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए इशू कर रहे हैं। और अगर पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर रही है, हमको पैसा कम मिल रहा है, तो हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे प्लानिंग्स, हमारे बिजनेस में जो ऑपरेशंस है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, अगर वो फंड हमको प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है तो। भाषण नहीं है तो कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी रिस्क होती है, जब वो शेयर इशू करती है तो सब्सक्रिप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स को बेचने के लिए, डिबेंचर्स को इशू करने के लिए, डिबेंचर्स को बेचने के लिए सेल करने के लिए किनको अपॉइंट करेगी? किनको अपॉइंट करेगी? ब्रोकर्स को अपॉइंट करेगी। करेगी नहीं करेगी? ब्रोकर्स के थ्रू क्या करेगी? शेयर बेचेगी, शेयर इशू करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। लेकिन ब्रोकर क्या करेगा? आपकी हेल्प तो करेगा, नो डाउट। बिके तो ठीक, इशू हुए तो ठीक, नहीं तो अगर सब्सक्राइब हुए तो ठीक, नहीं तो क्या वो गारंटी दे रहा है इस बात की भाई नहीं बिकेंगे, नहीं होंगे तो मैं ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं ना। हाँ, आपको उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो ब्रोकर आपकी सब मदद करेगा शेयर्स को बिकवाने में, शेयर्स को इशू करवाने में, डिबेंचर्स को इशू करवाने में। लेकिन अगर नहीं बिकते हैं तो उसके ऊपर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनकी अंडरराइटर्स की, ये अंडरराइटर्स ये कुछ पर्सन्स होते हैं या कुछ फर्म्स होती हैं या कुछ कंपनीज होती हैं जो कि एज अंडरराइटर्स काम कर रही है। कुछ पर्सन्स, इंडिविजुअल्स, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स या कुछ कंपनीज होती हैं जो एज अंडरराइटर्स काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? एज अंडरराइटर्स काम कर रही है। यही बात समझ में? तो ये भी ब्रोकर्स की तरह ही होते हैं। किसकी तरह होते हैं? ये भी ब्रोकर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर शेयर्स नहीं बिके तो कौन ले लेंगे? हम लेंगे। ये बात समझ, दैट मींस अंडरराइटर ले लेंगे। एक तरीके से ये क्या हो गया, आपने जो इशू किया ना, शेयर इशू किया या डिबेंचर इशू किया, उस बात का क्या हो गया? इंश्योरेंस हो गया। क्या हो गया? इंश्योरेंस करवा लिया आपने एक तरीके से। हालांकि इंश्योरेंस नहीं है ये, राइट, लेकिन इस बात का इंश्योरेंस करवा लिया कि अगर पब्लिक शेयर्स नहीं ले रही है, पब्लिक डिबेंचर्स नहीं ले रही है, तो कौन ले लेंगे? अंडरराइटर्स। मतलब आपके शेयर सब्सक्राइब्ड होंगे ही, सही, डिबेंचर सब्सक्राइब्ड होंगे ही, और इसके बदले इनको भी क्या देना है? कमीशन। जैसे ब्रोकर को कमीशन दे रहे थे, इनको भी कमीशन देना। बट यहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? गारंटी मिल रही है। तो अंडरराइटर्स कौन है? वो पर्सन से। अंडरराइटर्स कौन है? वो पर्सन से जो इस बात की गारंटी दे रही है कि अगर शेयर्स या डिबेंचर जो भी हम इशू कर रहे हैं पब्लिक नहीं लेगी तो कौन ले लेंगे? हम ले लेंगे, राइट। तो मेनली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
उसके बिना फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम बुक से भी डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो निकाल लीजिए आप अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नो डाउट इसमें से क्वेश्चंस आता है बेटा, ठीक है। इजी भी है बट थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा इसको समझने में, लेकिन आज का दिन कल का दिन इसको लगेगा समझने में, लेकिन जैसे समझ में आ जाएगा तो इजी है और इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो निकालिए आपने अंडरराइटिंग, चलिए आइए सबसे पहले पेज पर आ जाइए आप, पेज चला। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, चलिए तो पेज नंबर 5.1 से मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आइए। Underwriting of shares and debentures is very important for smooth running of business of a company. मतलब एक कंपनी के बिजनेस को स्मूथ रनिंग करने के लिए अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी कलेक्ट मनी फॉर द परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर्स व्हिच आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। कंपनी क्या करती है, कई तरह के एसेट खरीदती है, किनके पैसे से, पब्लिक के पैसे से, लाइक जो पब्लिक आपसे शेयर्स लेगी, डिबेंचर्स लेगी, उस पैसे से खरीदती है कंपनी। इट इज वेरी एसेंशियल दैट शेयर्स इशूड बाय द कंपनी शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एट लीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो पब्लिक एटलीस्ट 90% शेयर्स तो ले ही ले। इट इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इवन इन केस ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी देयर इज ऑलवेज अ रिस्क वेदर द शेयर्स विल बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक और नो, बट इन केस ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी सच रिस्क इज मोर। जैसे आज अपन बात करें, आज की तारीख में देखो LIC नाम सुन रखा अपन ने, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो अभी IPO लेकर आ रहे हैं, लाइक रिसेंटली 1 या 2 महीने के अंदर IPO आया, राइट। और वो आज तक का सबसे बड़ा IPO आएगा बेटा। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना कुछ पार्ट पब्लिक को बेचकर, कैपिटल का कुछ पार्ट बेचकर मार्केट से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। कितने? 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। 80 से 90 हजार करोड़ का IPO होगा, लगभग 1 लाख करोड़ का IPO है, ठीक है। अब देखो वो भी LIC भी इस समय, हालांकि देखो उसको ये इस बात की चिंता नहीं है कि पब्लिक शेयर्स लेगी नहीं लेगी, उसको इस बात की चिंता है कि प्रॉपर्ली शेयर्स मार्केट में लिस्ट होगा नहीं होगा, उसकी वैल्यू प्रॉपर आएगी या नहीं आएगी, हाँ या ना। क्योंकि अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है वो किसका चल रहा है, एक तरीके से मार्केट में क्या हो गया, लाइक अभी जो चल रहा है पीरियड, लाइक मार्केट में क्या हो रहा है, सब कुछ सेंसर डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, अनसर्टेनिटी की पोजीशन रहेंगी सारी की सारी, हाँ या ना। अभी क्या युद्ध की हालत बनी हुई है, तो उसने क्या कर दिया, अपना IPO का कर दिया, डिले कर दिया, राइट। उसके सामने एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। हालांकि लाइक अभी भी कंपनी अंडरराइटर्स को बिना अंडरराइटर्स अपॉइंट किए तो कोई IPO आता ही नहीं है, कोई भी शेयर इशू करती ही नहीं कंपनी। अंडरराइटर्स होने के बावजूद भी कंपनी क्या डिसीजन ले रही है, इसको थोड़ा सा लेट लेकर आएगी और डिले लेकर आएगी, जब तक सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। तो कंपनी के सामने बहुत बड़ी रिस्क होती है। क्या होती है? रिस्क होती है कि पब्लिक शेयर्स लेगी या नहीं लेगी, ठीक है। जबकि LIC तो सबसे बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, राइट, आज की तारीख में। तो इन सच एक सिचुएशन इट इज रिक्वायर्ड दैट सम पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस एग्री टू बेयर सच रिस्क और अंडरटेक दैट इन द केस ऑफ शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कुछ पब्लिक, राइट, कुछ इंडिविजुअल पर्संस, फर्म्स या कंपनीज अपॉइंट्स की जाए जो कि अगर शेयर्स पब्लिक नहीं ले रही तो वो ले लें, ठीक है। They will purchase the shares. Persons bearing such risk are known as underwriter. ऐसे persons को हम क्या बोलते हैं बेटा? Underwriters बोलते हैं। An agreement for it is known as underwriting agreement. Like इनके बीच का जो agreement होता है वो क्या कहलाता है? Underwriting agreement कहलाता है। कोई दिक्कत? बात समझ में नहीं? तो नीचे सबसे पहले meaning of underwriters दे रखा है। क्या दे रखा है meaning of? So underwriters are those persons who provide guarantee for subscription of shares and debentures. Underwriter may be a person, group of persons, firm or a company. Whenever a prospectus is issued for shares or debentures, name of the underwriters is mentioned in it. मतलब underwriters कौन हो सकते हैं? एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है,
जो कि इस बात की गारंटी ले रही है कि अगर शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी तो कौन ले लेंगे, हम ले लेंगे। और जब कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो उसमें उन अंडरराइटर्स का नाम भी लिखा जाता है। और अंडरराइटर्स का सिलेक्शन कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम किनको अंडरराइटर्स अपॉइंट करें, किनको नहीं करें। मान लो हमने किसी ऐसे पर्सन से फर्म या कंपनी को अपॉइंट कर लिया जिसकी पोजीशन क्या है, खराब है, और मान लो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो वो शेयर्स नहीं ले पाए तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब अंडरराइटर्स की पोजीशंस भी क्या होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए उसकी पोजीशन। यही बात समझ में, तभी वो हमारे शेयर्स को ले पाएगा। फिर आगे चलें। Prospectus is a booklet which is legally required to provide necessary information to investor whenever shares or debentures are issued. Prospectus के बारे में तो आपने पढ़ा ही। Prospectus क्या है, बुकलेट है, जो कि जब आप शेयर इशू करते समय, डिबेंचर इशू करते समय पब्लिक को क्या करते हैं, देते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? Directors are supposed to express their views regarding financial positions of the underwriters, and they should mention that in case shares are not subscribed by the public, underwriters are in a position to fulfill their liability. उसमें डायरेक्टर क्या करते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में बताते हैं, और वो भी ये बताने के लिए मान लो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो अंडरराइटर्स क्या है कि ऐसी पोजीशन है कि वो उन शेयर्स को खरीद सकते हैं, मतलब अपना व्यू रखते हैं, वहां पर वो ओपिनियन बताते हैं। चलिए मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग आ जाओ पीछे। मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग, ठीक है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड a person or group of persons to provide guarantee that in case of shares or debentures are not fully subscribed by the public, they will purchase the values of shares and debentures. तो अंडरराइटिंग क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में हुआ है। और किस बात का एग्रीमेंट हुआ है कि अगर शेयर्स या डिबेंचर जो भी इशू किए कंपनी ने, अगर पब्लिक नहीं ले लेती है तो कौन ले लेंगे, अंडरराइटर्स ले लेंगे। राइट, द अंडरराइटिंग इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर। एक तरीके से ये क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया। क्या हो गया, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में बी फॉर ऑल ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स और पार्ट ऑफ इट। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने मान लो 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 के लिए आप अंडरराइटिंग एग्रीमेंट ले, आप 10,000 के लिए ले सकते हैं, 8,000 की गारंटी ले सकते हैं, 7,000 की गारंटी ले सकते हैं। आप उसके पार्ट के लिए भी क्या करवा सकते हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं, अंडरराइटिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये तो नॉर्मल सी बातें चल रही है जो मैं समझ में आ सकती है इजी, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, इसको ढंग से समझना बेटा, ये थ्योरीज है, इसके बेसिस पर ही आपका पूरा चैप्टर चलेगा। आपका तो पढ़ा हुआ है बीजी शायरी, पढ़ा हुआ ना, इसका रिवीजन करना ऐसे नहीं कि तुमने पढ़ा हुआ, राइट। चलो आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। चलिए देखिए, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अच्छा, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज के बेसिस पर, पार्टीज के बेसिस पर, राइट। और जो सबसे पहला यहाँ पर क्लासिफिकेशन है वो क्या है, प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और दूसरा क्या है बेटा, सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। दूसरा क्या है, सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। समझिएगा क्या है, लिखो मत, बुक में से सब कुछ समझा रहा हूँ, बुक में लिखा है, लिखिए मत, नोट करिए, आप घर पे जाके अपने हिसाब से नोट करें, ये चीजें तो एक्सप्लेन करता रहेगा, समझो। कंपनी और अंडरराइटर्स, कंपनी और अंडरराइटर्स, यहाँ पर कितनी पार्टी इन्वॉल्व है बेटा, 2। तो कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच का एग्रीमेंट क्या कहलाएगा बेटा, प्राइम अंडरराइटिंग कहलाएगा। बात समझ में नहीं है? अब एग्रीमेंट किस बात का, उससे कोई लेना देना नहीं, हालांकि एग्रीमेंट किस बात का होगा, ये ही तो बात है कि अगर शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी तो कौन लेंगे। लेकिन यहाँ कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है बेटा, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, 2। तो कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच का एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कहलाएगा, राइट। लेकिन सुनना, ये कंपनी, ये अंडरराइटर्स, कभी कभार अंडरराइटर्स को ये लगता है
यार हमने बहुत बड़ी रिस्क ले ली है, हमने जो गारंटी दी है, हमने जो अंडरराइटिंग की है, वो एक बहुत बड़ी रिस्क आ सकती है हमारे ऊपर अंडरराइटिंग लेने के बाद, आया ना। तो वो क्या करता है, उस एग्रीमेंट का सब अंडरराइटिंग करवा लेता है। क्या करवा लेता है? सब अंडरराइटिंग करवा लेता है। किससे? सब अंडरराइटर से। मतलब ये भी अंडरराइटर ही हो जाते हैं, ये भी अंडरराइटर ही होते हैं, बट इनको फिर क्या बोला जाता है? सब अंडरराइटर। क्या बोला जाता है? ये बात समझ में आया ना। तो यहाँ कितनी पार्टी इन्वॉल्व होगी बेटा? तो इनके बीच का एग्रीमेंट तो क्या बोल रहे हैं, हम प्राइम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन अंडरराइटर और सब अंडरराइटर के बीच का एग्रीमेंट, अंडरराइटर और सब अंडरराइटर के बीच का एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब अंडरराइटर किसकी तरफ लायबल होगा? अंडरराइटर्स की तरफ। अंडरराइटर्स किसकी तरफ लायबल होगा? सब अंडरराइटर किसी भी तरीके से कंपनी की तरफ लायबल नहीं होगा। बात समझ में आएगी? कोई कंफ्यूजन? ये इसको कमीशन पे करेगा और ये इसको कमीशन पे करेगा, ये कंपनी की तरफ किसी भी तरीके से लायबल नहीं होगा। आया ना। और सुनना, आज ये जो इसको कमीशन दे रहा है और ये जो इसको कमीशन दे रहा है, इन दोनों के बीच की रेट क्या हो सकती है? अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पर कमीशन की रेट क्या हो सकती है? ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसके बीच का कमीशन तो कंपनी एक्ट में डिफाइन है कि मैक्सिमम आपको कितना देना, मैक्सिमम आपको कितना, इनके बीच का कमीशन तो कंपनी एक्ट में डिफाइन है, वो है 2.5% ऑफ इशू प्राइस डिबेंचर के केस में बेटा, और 5% ऑफ इशू प्राइस शेयर्स के केस में। इससे ज्यादा आप कमीशन नहीं दे सकते, राइट। लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो इससे ज्यादा कमीशन भी दे सकते हैं। नहीं बात समझ में? कोई दिक्कत? तो चलिए अब देखिए, मैं आपको समझा दूं पहले कि जो पॉइंट हमने पढ़ा। तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट मे बी बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर्स, और इट मे बी अंडरराइटर्स एंड सब अंडरराइटर एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट किसके बीच में हो सकता है? कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में हो सकता है, और अंडरराइटर और सब अंडरराइटर के बीच में भी हो सकता है। On the basis that there are two types of underwriting agreement, इस बेसिस पे दो एग्रीमेंट है बेटा, एक तो प्राइम है और दूसरा क्या है? सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है। तो प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या बोल रहा है किंजल? दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन द कंपनी एंड अंडरराइटर्स। इस तरह का एग्रीमेंट कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में किया जाता है। कौन सी पार्टी इन्वॉल्व बेटा? कंपनी और, नीचे आ जाइए, सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। If underwriters feel that there is a big risk in underwriting of a particular company, then they can transfer such risk to other persons by sub underwriting agreement. कभी कभार लगता है कि हमने बहुत बड़ी रिस्क ले ली है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? उस रिस्क को आगे ट्रांसफर। This type of agreement is made between the underwriter and sub underwriter. और इस तरह का एग्रीमेंट अंडरराइटर और सब अंडरराइटर के बीच में होता है। So there is a no impact on agreement made between the company and underwriter. तो इसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। If some underwriters fail to meet their commitment, underwriters are bound to purchase the balance of shares. मान लो ये फेल हो जाए, ये तो खरीदेगा ही, सीधी सी बात है, इसको अपना ऑब्लिगेशंस निभाना पड़ेगा। चलो आगे चलें। If some underwriters fail to meet their commitment, underwriters are bound to purchase the balance of shares. Some underwriters are liable toward the underwriter. सब underwriter किसकी तरफ liable होंगे? ये किसकी तरफ liable होंगे बेटा? Underwriters की तरफ liable होंगे. And they are not liable toward the company in any manner. ये कंपनी की तरफ किसी भी तरीके से liable नहीं होते हैं. Underwriters will pay commission to sub underwriters, and rate of commission decided between underwriter and sub underwriter may be different from the rate decided between the company and underwriters. कोई दिक्कत? रेट अलग भी हो सकती है। अभी जो मैक्सिमम रेट दे रखी है, आप आ जाइए अगले पेज पर, मैं भी वापस आ रहा हूँ उस पेज पर। कमीशंस की जो रेट दे रखी है आपको, अगले पेज पर आइए बेटा, पेज नंबर 5.5 पे मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन, मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन मिल गया बेटा, सेकंड पैरा। According to section 40 subsection C6, according to section 40 subsection 6 of the Companies Act 2013, commission cannot exceed 5% of the issue price of the shares. Shares के केस में कितना बेटा? In case of issue of debentures, commission cannot exceed 2.5% issue price of the debentures.
डिबेंचर के केस में कितना बेटा 2.5%, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अंडरराइटर सब अंडरराइटर को इससे ज्यादा कमीशन भी दे सकता है। कोई दिक्कत? खुशी, वंशिका, बात समझ में आएंगे? चलो वापस आ जाइए पीछे पेज पर। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट के बेसिस पर आइए, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज था, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं बेटा यहाँ पे देखिएगा क्या है। अच्छा ये थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है, हालांकि चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्योंकि हमें थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन बनता है बेटा, क्लासिफाई द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स को क्या करो, क्लासिफाई करो। तो आपकी पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कुछ और थ्योरी है भी नहीं पढ़ने लायक, ठीक है? एक ही थ्योरी का क्वेश्चन बनता है इसका। मीनिंग ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, एंड डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेसिस पर, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के बेसिस पर सेकंड क्लासिफिकेशन। अब यहां पर वापस अपन ने क्या करा बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, और दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, फर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, प्योर अंडरराइटिंग और फर्म अंडरराइटिंग, ठीक है? अच्छा प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या है सुनिएगा, कंपनी और अंडरराइटर, कंपनी और इनके बीच का एग्रीमेंट तो क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? प्राइम। अब एग्रीमेंट किस बात के लिए हुआ है? दो पार्टी इन्वॉल्व है, प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है, इनके बीच का एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट किस बात के लिए हुआ है? एक ही बात है, क्या बोलो? अगर शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी तो अंडरराइटर लेंगे। तो अगर आपका यही एग्रीमेंट है, इसके अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो एग्रीमेंट को क्या कहलाएगा बेटा? प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कहलाएगा। और जनरली जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होते हैं वो प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के लिए होते ही होता है। हाँ यार, तो ये बात समझ में आई नहीं? एग्रीमेंट किस बात का? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। अब सुनना ध्यान देना, अब कभी कभार क्या करते हैं अंडरराइटर्स की इच्छा होती है, लाइक ये जो कंपनी है इसके शेयर्स हमें भी मिले, इसके शेयर्स हमें भी मिले, तो कंपनी से क्या करते हैं, हमें शेयर्स आपके चाहिए, तो वो कहते हैं कि एक काम करना, कमीशन में आप शेयर्स ले लेंगे कि नहीं, कमीशन में जो शेयर्स दोगे कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसके अलावा चाहिए आप कमीशन नगद दो, शेयर्स में दो, हमें उसके अलावा भी शेयर चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, आप एक काम करो, पब्लिक की तरफ अप्लाई करो, जैसे पब्लिक अप्लाई कर रही है वैसे ही अप्लाई करो, सीधी सी बात है, तभी मिलेगा आपको। अब वो कहते हैं ठीक है चलो हम पब्लिक की तरह अप्लाई कर ले, और मान लो और सब्सक्रिप्शन हो जाए, क्या हो जाए? तो हो सकता है शेयर हमें ना मिले। अगर आप लॉटरी सिस्टम से अलॉट कर रहे हो सकता है शेयर हमें ना मिले। हमें तो कुछ ना कुछ कंफर्म शेयर्स चाहिए ही सही। बात समझ में नहीं? तो वो क्या करते हैं, कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में एक और एग्रीमेंट होता है, कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में एक और एग्रीमेंट होता है, वो क्या कहलाएगा? फर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और वो इस बात का कि हमें कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर्स तो चाहिए ही सही। देखो वर्ड क्या है, वर्ड क्या है? कंफर्म। ये कंफर्म से बना है फर्म अंडरराइटिंग, इससे बना है हमें आपके कुछ शेयर्स तो कंफर्म चाहिए ही सही, उसी से ही हम यहाँ पर फर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। यही बात समझ, कोई दिक्कत? तो चलिए देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, सबसे पहले क्या है? प्योर अंडरराइटिंग। जनरली अंडरराइटिंग एग्रीमेंट रेफर्स टू प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। जनरली अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट ही होता है। In this type of agreement, liability of underwriters will arise only of issue of shares or debenture is under subscribed. तो सीधी सी बात है, इस एग्रीमेंट में अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कब आएगी? मान लो हमने एग्रीमेंट किया है इस बात का कि अगर शेयर्स पब्लिक नहीं ले रही तो हम ले लेंगे, तो इनकी लायबिलिटी कब आएगी? जब शेयर्स पब्लिक शेयर्स के अंडर सब्सक्राइब हो।
लेकिन अगर फर्म अंडर राइटिंग है तो चाहे शेयर अंडर सब्सक्राइब हो चाहे ओवर सब्सक्राइब हो, इनकी लायबिलिटी तो आनी ही है। मतलब फर्म अंडर राइटिंग की लायबिलिटी तो हमेशा आएगी ही, सही वो शेयर्स तो इनको लेने ही पड़ेंगे। फिर ये बात समझ में आगे चलिए। फॉर एग्जांपल इफ ए हैज साइंड द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ द कंपनी, ए ने इस बात के लिए अंडरराइटिंग एग्रीमेंट साइन किया कि भाई कंपनी के 1 लाख शेयर को बिकवा देना, और पब्लिक ने कितने लिए, पब्लिक ने कितने लिए 60,000 शेयर लिए, तो ओनली then he is bound to purchase 40,000 shares of the company, but if public subscribed 1 lakh shares or more, then there is no liability of it. बात समझ में नहीं? अगर पब्लिक 60,000 शेयर्स लेती तो एक को कितने लेने पड़ेंगे बेटा 40,000, लेकिन पब्लिक 1 लाख या उससे ज्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन दे देती है तो एक की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। इसमें कोई डाउट आया ना? तो एक बात बताओ, चलो दोनों केस में कमीशन कितने शेयर्स पे दिया जाएगा, एक कंपनी जो कमीशन देगी कितने शेयर्स का देगी कमीशन, बोलो। दोनों केस है, एक जगह पब्लिक ने कितने लिए, कितने लिए 60,000, और एक जगह पब्लिक ने पूरे के पूरे 1 लाख ही ले लिए। हाँ, कमीशन कितने शेयर्स का देगा उसको, पूछिए कमीशन कितने शेयर्स का देगा। हम रेट नहीं पूछ रहे, मैं कमीशन का अमाउंट नहीं पूछ रहा आपसे। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक 2.5% 5% कैलकुलेट करना है, हमें तो ये भी नहीं पता शेयर्स कितने का। तो ये पूछ रहा है 1 लाख शेयर्स पे कमीशन दे, 60,000 पे दे, 40,000 पे दे, या दे ही नहीं, कमीशन किस पे देंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। 1 लाख पे दोनों केस में कमीशन 1 लाख पर ही देना, कि उसने गारंटी कितने की दी है, 1 लाख की दी ना। पब्लिक चाहे ले चाहे नहीं ले, पब्लिक पूरे ही ले ले उसको, तो मान लो पब्लिक ने पूरे ले लिए तो उसकी कमीशन 0 हो जाएगा। उसका कमीशन तो कितने का बनेगा, 1 लाख शेयर्स का ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब वो तो फिर रेट क्या है, फेस वैल्यू पर, इश्यू प्राइस पर, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पास में ही है। चलिए आगे देखिए। फर्म अंडरराइटिंग इन वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, underwriters are interested to get some shares or debenture of the company in addition to underwriting even if issue oversubscribed। मतलब अगर इशू ओवरसब्सक्राइब क्यों नहीं हो जाए, उनको क्या चाहिए, अलग से शेयर चाहिए। क्या चाहिए, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के अलावा। Underwriters can apply for shares even if there is no form underwriting, but in that case they may or may not get shares because in case of oversubscription। अब underwriters क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक की तरह, जरूरत नहीं कि फॉर्म अंडरराइटिंग में जाए, लेकिन हो सकता है कि उनको शेयर्स मिले या न मिले। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, शेयर्स आर अलॉटेड बाय लॉटरी सिस्टम, अगर लॉटरी सिस्टम से अलॉट करते हो तो राइट। इन फॉर्म अंडरराइटिंग अंडरराइटर्स विल डेफिनेटली गेट शेयर्स एज एग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग फॉर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में क्या मिलेगा, उनको शेयर्स मिलेंगे ही। अब जो हम बोल रहे मिलेंगे ही सही, लेकिन हम ये बोलेंगे थोड़ी देर बाद कि इनको लेने ही पड़ेंगे। जब आपने फॉर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कर लिया ना, भाषण में ही तो इनको ये शेयर्स लेने ही पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते। ये भाषण में कुल मिलाकर स्टोरी है, ठीक है, क्योंकि हमको अंडरराइटर्स के ऊपर लायबिलिटी डालनी है। तो लायबिलिटी डालने तो नहीं बोलेंगे कि यार इनको ये शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे, चाहे भले ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हो। So underwriters will definitely get shares as agreed between the company and underwriters. Thus, in case of firm underwriting, liability of underwriters will not be less than firm underwriting agreement। मतलब कुल मिलाकर ये है कि भले ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, उनकी लायबिलिटी 0 हो जाए, लेकिन उनको फर्म अंडरराइटिंग तो लेनी ही पड़ेगी। तो उनकी लायबिलिटी कभी भी फर्म अंडरराइटिंग में जो शेयर्स डिसाइड किए गए उससे कभी कम नहीं होगी, उतने तो उनको लेने ही पड़ेंगे। नहीं सुना, बात समझेंगे। अब आ जाओ फुल एंड पार्शियल, फुल एंड पार्शियल एग्रीमेंट। तो चलिए फुल एग्रीमेंट को समझो, पार्शियल एग्रीमेंट को समझो क्या है। चलिए तीसरा क्लासिफिकेशन यहाँ क्या करें बेटा, फुल एंड पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अब यहाँ पे दो बातें, एक फुल एग्रीमेंट,
फुल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और दूसरा क्या बताया जाता है, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, बात समझ लेंगे। ठीक, फुल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर। कितने शेयर? अंडरराइटर्स ने गारंटी दी पूरी 1 लाख शेयर्स की। ये क्या कहलाएगा, फुल या पार्शियल? फुल। कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर, है ना। अंडरराइटर्स ने गारंटी दी 80% की, कम से कम 20% तो बिकवा दे, वो क्या कहलाएगा? तो कवच पार्ट। तो दोनों केस में लायबिलिटीज कैसे निकाली जाती है वो हमको सीखो। दोनों केस में लायबिलिटीज कैसे निकाली जाती है वो हमको सीखो। ठीक है, तो मैं अपने एक बार दूसरे से समझा रहा हूं। Underwriters can enter for all of the issue of the shares or the debentures of the company. They can agree for part of the issue of the company. वो चाहे तो पूरे का पूरा पूरे शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, पूरे उसके पार्ट के लिए एग्रीमेंट कर सकता है। In case of partial underwriting, company will make effort for the balance of issue of shares or debenture for which underwriting agreement is not signed. तो पार्शियल अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में क्या करना पड़ता है, कंपनी को ऑफर करना पड़ता है बचे हुए शेयर्स के लिए। Right, on this basis there may be 2 types of underwriting agreement here as under full underwriting. In this case, underwriting agreement is made for the whole issue of the shares and the debenture of the company. And partial underwriting, in case underwriters are making agreement for part of the issue of shares and the debentures. आया ना, कोई दिक्कत? अभी मैं आपको दोनों बातें समझा रहा हूं, तो ध्यान देना। फॉर एग्जांपल, if company issued 1 lakh shares and underwriters agreed to underwrite 80,000 shares, then it will be called the partial underwriting. In this case, if public applied for 90,000 shares, the liability for underwriters will lie assuming that out of the 90,000, that is only 80%, that is 72,000 shares are subscribed by the effort of the underwriter, and the balance 18,000 shares are subscribed by the effort of the company. So underwriters are liable to purchase 8,000 shares, that is 80,000 minus 72,000. इसको समझना क्या है ये? देखिए क्या फुल में तो क्या बोलेगा अपन, सुना इधर फुल में तो क्या बोलेंगे, मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए कितने, 1 लाख, और पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, बेटा मान लो 80,000, तो अंडरराइटर्स को कितने लेने पड़ेंगे, 20। पब्लिक ने अप्लाई किए 70 के लिए, तो अंडरराइटर्स को कितने लेने पड़ेंगे, पब्लिक ने अप्लाई किए 60 के लिए, तो पब्लिक अंडरराइटर्स को कितने लेने पड़ेंगे, 40 के लिए लेने पड़ेंगे। ये बात समझ, ये तो क्या है, फुल। पार्शियल ना, कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर्स, अंडरराइटर्स ने गारंटी दी है, 80% की, दैट इज फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स की गारंटी दी। पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, बोलो पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 90,000 शेयर्स अप्लाई किए, 90,000 शेयर्स अप्लाई किए। तो अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कितनी की आएगी बताओ, 10,000 की। पार्शियल में 80,000 की गारंटी दी थी, ये तो 90,000 अप्लाई होगा, कितनी 20। अब क्वेश्चन को समझो तो सही, इशू कितने की है, गारंटी दी थी 80% की, दैट इज 80,000 शेयर्स, और पब्लिक ने कितने ले लिए। एक बात बताओ, कभी भी किसी भी केस में अनसब्सक्राइब पार्ट से ज्यादा तो लायबिलिटी आ ही नहीं सकती ना। आज हमने कितने इशू किए थे, 1 लाख, पब्लिक ने कितने ले लिए, 10,000 से ज्यादा की गारंटी तो आई, 10,000 से ज्यादा की लायबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। लायबिलिटी 10,000 शेयर से ज्यादा की आ सकती है किसी भी केस में, नॉर्मली अगर मैं बात करूं है ना, चाहे 80% गारंटी दे रहा है, चाहे 70% गारंटी दे रहा है, चाहे 60% गारंटी दे रहा है। 1 लाख शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने 90,000 ले लिए, तो मैक्सिमम गारंटी, मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी आएगी, सॉरी 10,000 की आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए कितनी लायबिलिटी आएगी, अब बताओ, आंसर दो। क्वेश्चन समझ में आ गया जी का? हाँ बताओ, बोलो
भाई अंडरराइटर ये कह सकता है इस 90,000 में से पूरा 80,000 शेयर मेरे ऑफर से, 10,000 शेयर आप अपने ऑफर से मान लो, तो आप 10,000 बेचो, मैं कोई भी लाइबिलिटी नहीं लूंगा। ये बात समझ ठीक है। कंपनी ये कह सकती है कि 90,000 में से 20,000 हमारी तरफ से जो हमें बेचने थे, भाई 1,80,000 इंडी आती थी, 20,000 हमें बेचने थे, तो बचे हुए 70,000 आपके एफर्ट से, तो 10,000 शेयर आप लीजिए। ये बात समझ अंडरराइटर कह सकते हैं कि बचे हुए शेयर आप बेचिए 10,000, और कंपनी भी ये कह सकती है कि बचे हुए 10,000 शेयर आप लीजिए। ये बात समझ। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे केस में जहां पर ये डिस्प्यूट होता है, समझना क्या करेंगे आज अंडरराइटर ने गारंटी कितने की दी, अंडरराइटर ने गारंटी कितने की दी, कंपनी अपने बिहाफ पर बेचेगी कितने, कंपनी अपने बिहाफ पर इशू करेगी कितने, 20,000 शेयर, हाँ या ना, तो टोटल कितने हो गए 1,00,000 में से 80% की गारंटी। अब पब्लिक ने कितने ले लिए, ये सब्सक्राइब है क्या, ये तो पब्लिक ने ले ली है, तो बचे कितने 10,000, इससे ज्यादा कभी लायबिलिटी तो आ ही नहीं सकती ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बात, ऐसे केस में क्या करते हैं अपन, इस 90,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, हम प्रोपोर्शनली बांट देंगे, तो 90,000 को 80% बांटा तो 72 और ये कितना 18। हम ये मान लेंगे कि लाइक अंडरराइटर्स ने अपने बिहाफ पर कितना बेचा, अपने बिहाफ पर कितना बेचा 72, और कंपनी ने अपने बिहाफ पर कितना बेचा 18, तो इसको कितने शेयर लेने पड़ेंगे, और कंपनी अपने बिहाफ पर और कितने बेचेगी 2,000। ये बात समझ में। तो कुल मिलाकर स्टोरी ये है कि जो अनसब्सक्राइब पार्ट है ना, इसे गारंटी कितने की दी थी 80% की, तो जो नहीं बिके उसका 80% की, सीधी सी बात। जो नहीं बिके, जो नहीं अनसब्सक्राइब हुए, बट जो सब्सक्राइब नहीं हुए, जो अनसब्सक्राइब पड़े हुए उसका 80% ही लेंगे। नहीं बात समझ में अभिजीत, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताओ नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्म राइटिंग के इफेक्ट दूंगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो बताइए आप। ठीक है, नेक्स्ट, if form underwriting is also in the case of the partial underwriting, then the calculation of underwriter's liability can be explained with the help of the following examples. हम वो एग्जांपल को पढ़ रहा हूँ, ये चीज समझ आ गई है, समझ आ गई, इजी है, कुछ पार्ट खास तो नहीं है, बोलना नहीं। चलिए इसको खत्म ही कर ले अपन, है ना, थ्योरी के पार्ट को, बस यहाँ तक पढ़ना बिल्कुल ही है, ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, ठीक है। If underwriting is also in the case of partial underwriting, then the calculation of underwriter's liability can be explained with the following examples. अब मतलब ये जो एग्जांपल बेटा किसका है, पहली बार समझना, एक अंडरराइटर पार्शियल अंडरराइटिंग, एक अंडरराइटर पार्शियल अंडरराइटिंग और उसका फॉर्म अंडरराइटिंग, ठीक है, ये वो एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा अंडरराइटर भी, वो जो नीचे दे रखा पॉइंट नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर अंडरराइटर, एक से ज्यादा अंडरराइटर ना। So if the firm underwriting is also in the case of partial underwriting, then the calculation of underwriter's liability can be explained with the following examples. मान लो राम लिमिटेड ऑफर फॉर इशू टू पब्लिक 1 लाख शेयर्स of which 70% was underwritten by X, 1 लाख शेयर इशू किए, अंडरराइटर ने कितनी गारंटी दी, इशू कितने की बेटा 1 लाख, अंडरराइटर ने गारंटी कितने की दी 70% की गारंटी दी, and the firm underwriting was 5,000 shares, firm underwriting 5,000 शेयर्स की और अभी 5,000 शेयर्स की firm underwriting है, सुनना इधर प्लीज ध्यान दीजिए, ये 70% तो प्योर अंडरराइटिंग है और 5,000 क्या है, तो ये होता है कि कभी कभार ये फर्म अंडरराइटिंग इस प्योर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में इंक्लूड होती है, और कभी कभार क्या होती है इसके
अलावा होती, इन एडिशन होती। तो जब तक कुछ भी नहीं कहा जाए क्या मानना चाहिए, एडिशन या इंक्लूडेड। तो फॉर्म आपने ली क्यों, आप फॉर्म को तो अलग से मान के चलेंगे ना, बट स्पेसिफिकली तो इंक्लूडेड ही मानेंगे। मतलब स्पेसिफिकली अगर आपको दे रखा है तो इंक्लूडेड ही ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, अलग से ही लेंगे। तो आप इसको अलग से लेंगे, एडिशन में लेंगे। क्या लेंगे इसको, इन एडिशन। जब भी कुछ नहीं दे रखा तो 5000 इन एडिशन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इन एडिशन। अब करना क्या होता है ध्यान देना। अब आपको क्या बोला गया कि पब्लिक सब्सक्राइब फॉर द पर्पस ऑफ 60,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने लिए, 60,000 शेयर्स ले लिए। इशू कितने किए बोलो, इशू कितने किए, 1 लाख। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने कर लिए बोलो, कितने, 60,000 शेयर्स आए ना, बचे कितने, ये अनसब्सक्राइब है। क्या है, तो कंपनी क्या कहेगी, एक काम करो अनसब्सक्राइब रह गया, आप इसमें से 5,000 शेयर्स आप ले लो। सबसे पहले तो ये फर्म के ले दो आप, क्योंकि कंपनी को तो 1 लाख बेचना है। बचे कितने, इसका 70% फिर आप और लोगे, निकाला 35,000 का 70%, 35,000 का 70% निकाला 24। ये आपकी लायबिलिटी बनी। ये लायबिलिटी किसकी बनी, ड्यू टू प्योर अंडरराइटिंग। हाँ है ना, और फर्म अंडरराइटिंग के भी तो लोगे आप 5,000 लोगे, तो इसमें 5,000 वापस जोड़ देंगे ताकि ग्रॉस लायबिलिटी कितनी आएगी। मतलब कुल मिलाकर आपको कितने लेने पड़ेंगे, 29,500 लेने पड़ेंगे। हाँ है ना, ये आपकी प्योर अंडरराइटिंग की वजह से लायबिलिटी, और कुल मिलाकर आपको 29,500 लेने। और ये 5,000 शेयर्स क्या थे फर्म के, इन एडिशन थे या इंक्लूड है, इन एडिशन। लेकिन अगर अगला एग्जांपल देखूं मैं, वापस समझना है, नेट लायबिलिटी ऑफ एक्स विल बी 70% ऑफ द 1 लाख माइनस 16 प्लस 5 का रखा है, ब्रैकेट में का रखा है। अगर मैंने क्या करा, 1 लाख माइनस 60 माइनस 5 आप इन दोनों को जोड़ के तो माइनस कर सकते हैं। कुल मिलाकर 24,500 और फर्म अंडरराइटिंग में 5,000 शेयर्स विल बी टेकन इन एडिशन टू, इसके अलावा लेने पड़ेंगे आपको। 24,500 के अलावा लेने पड़ेंगे तो 29,500 लेने पड़ेंगे। ये बात समझ में। In the above example, firm underwriter shares are part of the shares offered to the public. So to calculate the net liability of the underwriter, firm underwriter shares will be divided with the public. यहाँ पर आप माइनस कर दो। RAM Limited offered 1 lakh shares to the public, 70% of which underwritten by, लाइन को अंडरलाइन कर लो, firm underwriting included in it was 5,000 shares. इसमें 5,000 शेयर्स क्या है, इंक्लूड है। क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 60,000। अब सुनना देना ये 1 लाख पब्लिक ने कितने ले लिए, मेरी बात समझ में। अब आपकी जो फॉर्म अंडरराइटिंग है इन एडिशन की है बेटा, इन एडिशन की है, आप माइनस नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि माइनस करके लायबिलिटी निकालेंगे। सुनना इधर, माइनस करके लायबिलिटी निकालेंगे तो फिर इन एडिशन हो जाएगी ना, आपके इंक्लूडेड ही क्या है। तो आपको कुल मिलाकर जो अनसब्सक्राइब पार्ट है उसका कितना लेना है, अनसब्सक्राइब पार्ट का 70% लेना है, जो कि कितना होगा, और ये इसकी टोटल लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसमें 5,000 फर्म के शामिल है, तो 23,000 इसको लेने हैं, 5,000 फर्म के लेने, कुल मिलाकर 28,000। ये बात समझ में आया ना। देखियो आप भले नीचे जो दे रखा है, RAM Limited offered 1 lakh shares to the public, 70% of which underwritten by X. Firm underwriting included in it was 5,000 shares. The application was received 60,000 shares from the public. Net liability of X will be 70% of 1 lakh minus 60 minus 523. कोई दिक्कत, और 5,000 इसके अलावा जोड़ेंगे तो कितना लेंगे, टोटल आपके 28 लेंगे। क्या लेंगे, कोई दिक्कत, इसको कोई कंफ्यूजन तो बताइए आप। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ 1 और मोर अंडरराइटर्स, तो इसको कर लेंगे, अभी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं कर लेता हूँ, अभी तो आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिए, उसमें डाउट बता दीजिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स निकालो।